हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक। पता है क्या? आज हम बात करने वाले हैं इक्वालिटी की। अब आप कहेंगे हम सब इक्वल ही तो हैं। जैसे कि हम बाकी फ्रेंड्स को देखते हैं, वो भी स्कूल जाते हैं, वो भी टेस्ट देते हैं, सब कुछ ऐसा ही है ना। वेल दोस्तों, हमारे स्कूल के बाहर भी ना बहुत बड़ी दुनिया है जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। और अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो यहाँ पर तो डाइवर्सिटी ही बहुत ज्यादा है। कितने सारे डिफरेंट कास्ट, रिलीजन, अलग अलग स्टैंडर्ड के लोग, बहुत ज्यादा डिफरेंट लोग रहते हैं। और सब में इक्वालिटी का होना एक बहुत जरूरी टर्म है हमारी इस कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए। पर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें अपनी कंट्री की ग्राउंड लेवल की, तो वहां पर बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। कहीं पर कास्ट की वजह से, रिलीजन की वजह से, रिच एंड पुअर में डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन है। अब ये सब इतनी सारी प्रॉब्लम है, तो इसका कोई सॉल्यूशन भी तो होगा। वेल दोस्तों, अब हमारी कंट्री ठहरी एक डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी कि यहाँ पर जो भी काम होगा वो लोगों के लिए ही होगा, लोग ही उसी को करेंगे और लोगों के बेनिफिट के लिए ही वो काम किया जाएगा, ताकि उनकी डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं इक्वालिटी को, कि कैसे हमारी कंट्री में इक्वालिटी को आगे बढ़ाने के लिए कितनी सारी चीजों को किया गया, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए और कहां पर इक्वालिटी अब तक पहुंच नहीं पाई है, क्या रीजंस हैं उसके पीछे और उसे कैसे खत्म किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी कंट्री में कि कैसे इक्वालिटी को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसे ज्यादा डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, लोगों के बीच में लोगों को अवेयर किया जा रहा है। तो दोस्तों, आपने सुना होगा ना कि हमारे सबके पास राइट्स है, हम इक्वल हैं, हमें एजुकेशन का राइट है, हमें राइट टू फ्रीडम है, बहुत सारे राइट्स है ना हमारे पास। और एक राइट है हमारे पास, राइट टू वोट का, यानी कि हमारे पास ये अधिकार है कि हम अपनी गवर्नमेंट को चुन सकते हैं। और इसमें किसी भी डिस्क्रिमिनेशन को नहीं रखा जाता, ना ही कोई कैटेगरी है। सिर्फ एक पर्सन जो हमारी कंट्री का सिटीजन हो, वो अडल्ट होना चाहिए, 18 ईयर से प्लस होना चाहिए, उसके पास राइट टू वोट का अधिकार आ जाता है और वो अपने फेवरेट कैंडिडेट को चुन सकता है, अपनी गवर्नमेंट को बनवा सकता है, ताकि वो उसके लिए काम करे, उसके बेनिफिट के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए काम करे। और जो राइट टू वोट है, उसको हम एक अलग सा नाम देते हैं, बहुत ही मजेदार नेम है, जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यानी कि इसका सिंपल मतलब होता है कि जो भी एडल्ट सिटीजन है हमारी कंट्री के, उन्हें राइट टू वोट का अधिकार है, वो वोट दे सकते हैं और अपने फेवरेट कैंडिडेट को चुन सकते हैं। चलिए, अब हमें ये तो पता चल गया कि इक्वालिटी को आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हमारी कंट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट को दिया गया है, जो है राइट टू वोट का अधिकार। और उसके कॉन्सेप्चुअल टर्म में अगर हम बात करें तो उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। चलो दोस्तों, यहां तो हमें ये चीज समझ आ गई, इक्वलिटी हमने अवेयर कर दिया लोगों को। पर क्या हमारी इस कंट्री में सबको इक्वालिटी है, सब बराबर ट्रीट किए जाते हैं? नहीं दोस्तों, अगर हम आज भी विलेजेस की बात करें या शहरों की ही बात करें, वहां पर बहुत ज्यादा अनइक्वालिटी है। लोग एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश करते हैं और इसका एक सबसे बड़ा रीजन है कास्ट सिस्टम। आपने सुना होगा ना, मैं ब्राह्मण जाति से बिलोंग करता हूँ, मैं क्षत्रिय जाति से बिलोंग करता हूँ, या मैं मुस्लिम हूँ, हिंदू हूँ। सब अलग अलग तरीके से अपने रिलीजन, अपने कास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। और वहीं पर आ जाता है डिस्क्रिमिनेशन का भाव, भेदभाव की भावना, जहां हम एक को अपने से छोटा समझने लगते हैं। कुछ जातियों को हम बहुत ज्यादा छोटा मानते हैं, कुछ को ज्यादा बड़ा मानते हैं। और ये बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है, जहां लोगों को पब्लिक प्लेसेस यूज नहीं करने दिया जाता था, जैसे कि मंदिर, वेल्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, वहां अलाउड नहीं होता था उनका आना, उन्हें पानी तक छूने नहीं दिया जाता था, ये कहकर कि वो छोटी जाति से बिलोंग करते हैं। और इससे कहीं ना कहीं उनकी डिग्निटी वायलेट होती थी। डिग्निटी ये क्या होता है? वह स्टूडेंट्स, जब हम किसी को ना इक्वली ट्रीट नहीं करते, उसकी इंसल्ट करते हैं, हम उसकी कहीं ना कहीं डिग्निटी को वायलेट कर रहे हैं। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म में समझे ना दोस्तों, जब हम किसी के ऐसे बेइज्जती करते हैं, उसे डिस्क्रिमिनेट करते हैं, छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो हम उसकी डिग्निटी को वायलेट करते हैं और एक लॉ को ब्रेक करते हैं। क्योंकि हमारी कंट्री में सभी को इक्वालिटी का अधिकार है और सबकी डिग्निटी मेंटेन रहे, इसका भी अधिकार है। और अगर कोई किसी की डिग्निटी वायलेट करता है, तो वो एक लॉ ब्रेक कर रहा है, एक क्राइम कर रहा है। इसीलिए हमें कभी भी किसी की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, उसको हमेशा इक्वल ट्रीट करना चाहिए। चलिए, यहाँ हमने एक वर्ड को समझ लिया, डिग्निटी, और ये भी जाना कि आज तक कास्ट के बेसिस पे कितना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता आया है। और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ओम प्रकाश वाल्मीकि का। दोस्तों, ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित राइटर है। वो अपनी जब ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं ना, जिसका नाम जूठन था, उसमें वो अपनी सारी स्टोरी बताते हैं, कैसे उन्हें स्कूल में डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, बाकी बच्चों से अलग बिठाया जाता था। अब देखो, इतने बड़े राइटर ने जब अपनी
अपनी स्टोरी के बारे में बताया तब हमें पता चला कि छोटे विलेजेस में दलित बच्चों के साथ कितना ज़्यादा बुरा होता था। और वहीं पर सिर्फ कास्ट के बेसिस पे नहीं, रिलीजन के बेसिस पे भी लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। जैसे कि हमने स्टोरी जानते हैं मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की, जो एक बड़े से शहर में आते हैं, अपने लिए रहने के लिए घर ढूंढते हैं, पर उनके रिलीजन की वजह से उन्हें कोई रेंट पर घर ही नहीं देता है। और जब वो सारी चीज़ों से थक जाते हैं तो उन्हें एक सजेशन मिलता है कि आप अपना नाम चेंज कर लीजिए तो शायद आपको घर मिल जाए। यानी कि उनके रिलीजन की वजह से उन्हें घर नहीं मिलता। और उधर ओम प्रकाश वाल्मीकि को स्कूल में इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता सिर्फ उनकी कास्ट की वजह से। देखा बच्चों, कास्ट की वजह से कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब देखो, इश्यू तो ये इतना बड़ा है, पर इसे खत्म कैसे किया जाए? तो दोस्तों, हमारी कंट्री में जब ऐसे इश्यूज आते हैं जो लोग डिसाइड नहीं कर पाते तो हम ये चीज गवर्नमेंट पे छोड़ देते हैं और गवर्नमेंट अपने तरीके से इन सब चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करती है। क्योंकि हम जानते हैं हमारी जो रूल बुक है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें सारे राइट्स को लिखा गया है, सारे रूल्स को लिखा गया है, उसमें एक बात तो बहुत क्लियर है कि किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सब इक्वली ट्रीट होने चाहिए और सबको जो पब्लिक प्लेसेस है उन पर पूरा अधिकार होना चाहिए। और इन सब चीज़ों को ग्राउंड रियलिटी बनाने के लिए, इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट टाइमली स्टेप्स को लेती है और उसके दो तरीके होते हैं। सबसे पहला, राइट्स को प्रोवाइड करना। ठीक है, गवर्नमेंट राइट्स को देती है, जैसे कि इक्वालिटी का राइट, एजुकेशन का राइट, ताकि वो आगे डेवलप हो सके, ग्रो कर सके इन सब चीज़ों में। और दूसरा वे होता है प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स। अब प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स कैसे काम करते हैं, चलिए इसको समझते हैं। क्योंकि राइट्स के बारे में तो हम जानते हैं, हमें पावर देने के लिए कुछ अधिकार दिए जाएंगे और अगर हमें कभी लगता है कि इनका वायलेशन हो रहा है तो हम जस्टिस की तरफ यानी कि लॉ की तरफ जा सकते हैं, जुडिशरी सिस्टम की तरफ, कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है, इसके लिए जो हमारे साथ गलत करे उसे पनिशमेंट दो और हमें हमारा राइट प्रोवाइड कराओ। पर ये प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स कैसे वर्क करते हैं? तो दोस्तों, हमारी गवर्नमेंट ना टाइमली कुछ ऐसे प्रोग्राम्स को लेके आती है जिससे लोगों में इक्वालिटी की भावना डेवलप हो सके, लोग अवेयर हो सके और साथ ही उन्हें बेनिफिट मिल सके। चाहे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना हो, एजुकेशन देना हो या मिड डे मील जैसे प्रोग्राम हो। आपने सुना होगा ना कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जो लंच होता है वो स्कूल की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। वो किस लिए किया जाता है? ताकि सब में इक्वालिटी आ सके, बच्चे स्कूल ज़्यादा आए पढ़ने के लिए क्योंकि उन्हें फूड मिल रहा है और साथ ही वो हेल्दी भी रह सके। देखो, ऐसे प्रोग्राम्स को भी स्टार्ट किया जाता है। कितने अलग-अलग तरीके से गवर्नमेंट स्टार्ट कर रही है इन सब चीज़ों को, ताकि जो ग्राउंड लेवल पे ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, ये खत्म हो सके। लोगों के बीच जो कास्ट से रिलेटेड भेदभाव की भावना है वो खत्म हो सके। और धीरे-धीरे ये चीज़ें हो भी रही हैं, क्योंकि आज आपको शहर में देखते हैं, हम ये तो नहीं कहते ना, स्कूल में हमसे ये नहीं कहा जाता कि इस रो में इस कास्ट के बच्चे बैठेंगे, इस रो में इस रिलीजन के बच्चे बैठेंगे। ऐसा नहीं होता ना, हम सब इक्वली बैठते हैं, इक्वली हर चीज़ को करते हैं, हर किसी का टेस्ट होता है, हर किसी को डाँट पड़ती है, हर किसी को पनिशमेंट मिलती है, सब कुछ इक्वल होता है ना। तो इसीलिए धीरे-धीरे ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं। चलिए, ये बात तो हुई हमारी कंट्री की, पर क्या ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स, ऐसे डिस्क्रिमिनेशन बाकी कंट्रीज में भी आते हैं? बिल्कुल दोस्तों, जहाँ डेमोक्रेसी है, जहाँ लोग हैं, डिफरेंट डाइवर्सिटी है, वहाँ पर प्रॉब्लम्स तो आएंगी। चाहे हम यूएसए की बात करें, यूएसए में भी अफ्रीकन और अमेरिकन कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से रहा है, जहाँ पर अमेरिकन हमेशा अफ्रीकन को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि ये हमारी कंट्री में कहीं और से आए हैं और ये हमारे इक्वल नहीं है। उनको कलर के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन से फेस करना पड़ता है और साथ ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें बहुत बुरी फील कराई जाती हैं, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना हो, पब्लिक प्लेसेस को यूज़ करना हो। और आज भी ये इशू उतना ही ज़्यादा है, अफ्रीकन्स को बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। गवर्नमेंट टाइमली बहुत सारे ऐसे राइट स्टेप्स को लेती है, पर आज भी लोगों में वो डिस्क्रिमिनेशन की भावना खत्म नहीं हो पाई है। अब हम ये कह सकते हैं, चाहे हमारी कंट्री की बात हो या कहीं और कंट्री की बात हो, डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स, लोगों में भेदभाव की भावना तो है ही, पर धीरे धीरे वो कम हो रही है। और हम ये होप करते हैं कि आने वाले फ्यूचर में सब एक दूसरे को ह्यूमन बीइंग की तरह देखें, ना कि इससे कि ये इस कास्ट से बिलोंग करता है या इस रिलीजन से बिलोंग करता है। चलिए दोस्तों, यहाँ हमने सारे टॉपिक्स को समझ लिया कि कैसे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में इक्वालिटी है, कैसे लोगों को इक्वल ट्रीट करने के लिए कोशिश की जा रही है, गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है। और पता है, जो भी ये चीज़ें टाइमली चेंजेस होती हैं ना, जैसे कि अब आज आदिवासी ने कहा कि हमें राइट्स चाहिए, कल दलित्स कहेंगे हमें राइट चाहिए, परसों वुमेन कहेंगी कि हमें भी राइट चाहिए। तो इनको हम चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी एक सीधी लाइन नहीं है कि एक बार एक रूल को लिख दिया गया और वही हमेशा चलता रहेगा। डेमोक्रेसी टाइमली चेंज होती रहती है, क्योंकि चैलेंजेस आते हैं, कोई ना कोई एक कम्युनिटी सामने आती है, उसे कुछ प्रॉब्लम होती है, वो अपनी आवाज़ को उठाती है और गवर्नमेंट उसको चीज़ को सॉल्व करने के लिए उस पर काम करना शुरू करती है। और वही चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी है जो शायद
इन फ्यूचर भी आते रहेंगे। और डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी बात तो यही है ना कि वो लोगों के लिए काम करती है। अब जब लोग हैप्पी नहीं है तो फिर डेमोक्रेसी किस बात की। यानी कि जब तक लोग खुश नहीं हो जाते, सेटिस्फाई नहीं हो जाते, डेमोक्रेसी में चेंजेस आना, उसे चैलेंजेस मिलना जरूरी भी है और ये होता भी रहेगा। तो चलो बच्चों, इसी के साथ हमने इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया। ऑन इक्वालिटी चैप्टर हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुका है। हमने डिफरेंट काइंड ऑफ इक्वालिटी को समझा, राइट्स को समझा, स्कीम्स को समझा और डिफरेंट कंट्रीज की भी बात की कि कैसे हर जगह डेमोक्रेसीज में चैलेंज तो है ही। चलो दोस्तों, ये चैप्टर तो बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है, पर अगर आपको और भी चीजों को समझना है, एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना है ना, तो पीयूष टैग आपको सिर्फ एक रिवीजन लेक्चर ही नहीं और भी बहुत सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि बैक साइड सॉल्यूशंस, रिटन सॉल्यूशंस, स्पेशल टिप वीडियोस और प्रैक्टिस पेपर्स भी, जिन्हें आप बहुत आसानी से विजिट कर सकते हैं और अपनी जर्नल नॉलेज और एग्जाम दोनों में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं पीयूष टैग ऐप, जहां पर आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि सैम्पल पेपर्स, बैक साइड सॉल्यूशन, टिप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।